इसी प्रकार कौन से भी अंदाजपत्रक में जब हम इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन किया, इकोनॉमिक आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन किया, उसके बाद हमें अंदाजपत्रक का अध्ययन करना चाहिए। और अंदाजपत्रक में संकल्प में 3 पार्ट्स होते हैं। एक उत्पन्न, 2 खर्च और 3 घाटा या उत्पन्न में एकूण महसूल, उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। महसूली उत्पन्न रेवेन्यू रिसीट्स, भांडवली उत्पन्न कैपिटल रिसीट, और एकूण खर्चे में टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, महसूली उत्पन्न खर्च और भांडवली खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे 2 पार्ट्स होते हैं। महसूली खर्च कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, वो रिकरिंग खर्चा होता है, और भांडवली खर्चा ये विकास के लिए, प्रकल्प के लिए, उद्योग के विकास के लिए, इमारत के लिए, यंत्र सामग्री के लिए कितना खर्च की तरतूद की गई है, कितना खर्च किया जा रहा है, उसका उसमें दिया जाता है। और तीसरा जो पार्ट है घाटा, कितना महसूल संकलित करने में खर्चा से तुलना करता, एक्सपेंडिचर से कंपैरिजन करने के बाद कितना महसूल कम पड़ गया है, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स कितना कम बढ़ गया है, इसमें कर्ज कितना बढ़ गया है, ब्याज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसकी सब अंडरस्टैंडिंग इस बजट में होती है। उसका उस पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू का डिटेल्स हमें मिलता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिटेल्स हमें मिलता है। रेवेन्यू रिसीट्स में कर के माध्यम से सरकार कैसा महसूल संकलित कर रही है। अगर केंद्र सरकार के बारे में हम बोलेंगे तो कारपोरेशन टैक्स का महसूल क्या है, इनकम टैक्स का महसूल क्या है, वेल्थ टैक्स का महसूल क्या है, कस्टम ड्यूटी का क्या है, जीएसटी का क्या है, उससे सरकार कैसा महसूल संकलित कर रही है, उसमें इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसका उसमें अंतर्भाव समावेश होता है। देन खर्च के नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो भी महसूली उत्पन्न में रेवेन्यू रिसीट्स में होता है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कितना मिल गया, लाभांश कितना मिल गया, नफा कितना मिल गया, अनुदान ग्रांट्स कितना मिल गया, अंडरटेकिंग्स के उन्होंने कितना योगदान दिया, सब्सक्राइब किया, उसका सब डिटेल्स होता है। और भांडवली रिसीट्स में सरकार ने कितना लोन लिया, किससे लोन लिया, डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन से कितना महसूल संकलित किया, इसका सब डिटेल्स ए रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स में उसमें होता है। और कैपिटल रिसीट्स में नॉन डेब्ट महसूल कितना है, उस महसूल कौन से स्रोत से, कौन से सोर्सेस से संकलित किया गया है, उसका भी फिगर्स इसमें मिलता है। अगर कुछ फिगर साइट करूं तो 2020-21 में केंद्र सरकार का कर महसूल टैक्स रेवेन्यू 24,23,020 करोड़ रुपीस इतना था। और 2019-20 में वो रिवाइज्ड बजट में 21,63,423 करोड़ इतना था। 2019-21 से कंपैरिजन करता 2021 में इंक्रीज हो गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। वैसा ही नॉन टैक्स रेवेन्यू करेक्टर सोर्सेस में भी कैसा बदल हो रहा है, कैसा चेंज हो रहा है, वाढ़ हो रही है, घट हो रही है, ये मालूम पड़ता है। वैसा ही कैपिटल रिसीट्स में नॉन लोन एंड लोन रिसीट में कैसा प्रवृत्ति ट्रेंड बदल रहा है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे रेवेन्यू के बारे में बदलती प्रवृत्ति, चेंजिंग ट्रेंड हमें मालूम होता है, वैसे खर्च के बारे में भी कैसा बदल रहा है, उसकी भी जानकारी हमें मिलती है। इसमें
केंद्र सरकार का एक्सपेंडिचर क्या है, केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर कितना खर्च कर रही है, स्कीम्स में क्या खर्च करे, फाइनेंस कमीशन को क्या खर्च करके अदर ट्रांसफर क्या दे रहे, इसका भी डिटेल्स इसमें मिलता है। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा सरकार खर्च कर रही है, इसकी भी जानकारी हमें बजट में मिलती है, बजट डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। इसमें बजट का सपोर्ट कितना है, रेलवे का सपोर्ट कितना है, ये सब जानकारी भी खर्च के आइटम में हमें मिलती है। अगर खर्च का थोड़ा सा विश्लेषण हमें करने का प्रयास करेंगे तो हमें यह मालूम होता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्च करती है वो खर्च के प्रमुख मेजर आइटम्स कौन से होते हैं और उसमें खर्च की प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। उसमें केंद्र सरकार के जो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है वो कौन से है, उसमें पेंशन है, उसमें संरक्षण है, डिफेंस है, उसमें सब्सिडी है, उसमें कृषि और कृषि पूरक है, उसमें कॉमर्स और इंडस्ट्री है, और इसमें डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इसमें एजुकेशन है, एनर्जी है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, हेल्थ है, होम है, प्लानिंग है, ग्रामीण विकास और रूरल डेवलपमेंट है, सोशल वेलफेयर है। इसके ऊपर सरकार कैसी खर्च कर रही है, 2021 में क्या खर्च कर रही है, 1920 में क्या था, 1819 में क्या था, ये इसकी जानकारी हमें बजट में मिलती है। उससे क्या होता है कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है, ये हमें मालूम होता है। अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस में 2019-21 में सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3,16,296 करोड़ इतना खर्च किया और 2021 में 3,23,053 करोड़ इतना प्रोविजन किया है। तो डिफेंस में ज्यादा खर्च करने का सरकार का प्रयास है, सरकार का दृष्टिकोण है, यह हमें मालूम होता है। अगर सब्सिडी की बात हम ध्यान में लेंगे तो सब्सिडी में जो सरकार को खर्च करना है, खर्च करने का सरकार का मन है, उसमें कम हो गई है, उसमें कट हो गए, ये दिखाई देता है। सब्सिडी के ऊपर, अनुदान के ऊपर केंद्र सरकार ने 2019-20 में कितना खर्च किया, 79,998 करोड़ रुपीज, लेकिन 2021 में 71,309 खर्च करने का प्रोविजन किया है। तो करीब करीब 8,000 करोड़ इतना कट किया है, 8,000 करोड़ कट किया है। डिफेंस का खर्च बढ़ाया है, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, लेकिन सब्सिडी के ऊपर का खर्च है वो कम किया है। ये सरकार का जो अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, वो पर्सपेक्टिव ध्यान में आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार लोगों को विविध कारणों के लिए, खत के लिए, अन्न के लिए, पेट्रोल के लिए, खेती के लिए जो कुछ सब्सिडी अनुदान देती है उसमें कम करने का सरकार का प्रयास है, आर्थिक मदद करने का सरकार का प्रयास कम हो गया है, ये मालूम होता है। खेती के ऊपर की प्रोविजन इसमें हम देखेंगे तो 2019-20 में सरकार 28,608 करोड़ रुपए खर्च सरकार ने किया है और 2021 में खेती के ऊपर का बजट कम किया है, वो 27,227 किया है। इसका मतलब है कि खेती के ऊपर, कृषि और संलग्न व्यवसाय, उसके ऊपर सरकार का खर्च कमी हो गया है, सरकार कमी खर्च करने को चाहती है, ऐसा इसका मतलब है। अगर हम एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन में ये प्रोविजन है, 2020-21 में सरकार ने 99,312 करोड़
इतनी प्रोविजन की है 2020-21 में। 2019-21 में कितनी प्रोविजन थी? 1921 में 94,854 करोड़ इतनी थी। तो एजुकेशन का बजट बढ़ाया है, लेकिन उसका डिटेल भी जानना चाहिए। एजुकेशन में किस पर बजट बढ़ाया है ये भी ध्यान में लेना चाहिए, वो भी जानकारी हमें लेना चाहिए। ऐसा अंडरस्टैंडिंग बजट का करना चाहिए। एनर्जी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एनर्जी के ऊपर सरकार का 2021 का खर्चा है 22,725 करोड़। 1920 में वो 42,450 था, थोड़ा सा बढ़ाया है 2021 में। उसकी जानकारी वो हमें इस बजट डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। आरोग्य, हेल्थ बहुत महत्वपूर्ण आइटम है, कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बाब है। इसमें सरकार कितना खर्च करती है? 2021 में 67,484 करोड़ रुपीज और 1921 में 63,830 करोड़ इतना खर्च किया था। तो हेल्थ के ऊपर का बजट बढ़ाया है, लेकिन पहले महीने जैसे बताया वैसे कौन से उसका इन डेप्थ जाना चाहिए, सखोल जाना चाहिए, खोल जाना चाहिए, और हेल्थ में कौन सा आइटम पे बढ़ाया है ये भी उसका अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। उसका अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है, ऐसा हमें लगता है। अब हेल्थ के बाद ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इंडिया इज अ रूरल इकोनॉमी। ग्राम विकास भारत का विकास। ग्राम, रूरल एरियाज में 66% पॉपुलेशन रहती है, शहरों में, अर्बन एरिया में रिमेनिंग पॉपुलेशन रहती है अबाउट 30%। तो वो ध्यान में देके ग्रामीण विकास के बारे में इस बजट में क्या प्रोविजन है खर्चे की, और सरकार का दृष्टिकोण क्या है, वो सरकार का दृष्टिकोण ध्यान में आता है। अगर रूरल डेवलपमेंट दिखाए, अगर हम ध्यान में लिया तो रूरल डेवलपमेंट में 2020-21 में सरकार का 1,44,817 करोड़ रुपीज खर्च करने का मानस है, खर्च करने का मनीषा है। 2019-21 में सरकार ने ग्रामीण, रूरल डेवलपमेंट पे, ग्राम विकास पे कितना खर्च किया? 1,43,409 करोड़ रुपीज। अगर 2019-20 और 2021 का कंपैरिजन किया, तुलना किया, तो 2021 में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, थोड़ी सी बढ़त हो गई है, लेकिन वो बढ़त कम है। इसका मतलब ये है कि ग्राम विकास पे सरकार का जितना ध्यान देना चाहिए, जितना ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान नहीं है। ये बात इससे हमें मिलती है, इससे हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, उसके ऊपर मैं बाद में इन डिटेल बोलूंगा, लेकिन यहां संदर्भ आया है। सोशल वेलफेयर में क्या है कि 2021 में सोशल वेलफेयर में सरकार ने 53,876 करोड़ का प्रोविजन किया है। 2019-20 में वो 48,210 था। 2019-20 रिवाइज्ड बजट में प्रोविजन हमें देखी और उसकी कंपैरिजन 2021 से की तो थोड़ी सी बढ़त लगती है, इंक्रीज दिखाई देती है। लेकिन 2019-20 का बजट एस्टिमेट और 2019-20 का रिवाइज्ड एस्टिमेट, इसके अगर कंपैरिजन हमें अगर हम करेंगे तो ये ध्यान में आता है कि 1920 के बजट एस्टिमेट्स में 50,850 करोड़ रुपीस की प्रोविजन थी, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में कम किया है, 48,210 किया है करोड़ रुपीस, और उसमें बढ़ा के 2021 में 53,876 करोड़ की प्रोविजन की है। इसका मतलब यह है कि सोशल वेलफेयर में एक्चुअली एक्सपेंडिचर कम किया है। बजट एस्टिमेट 1920 का और
2021 का कंपैरिजन किया तो ये हमें मालूम होता है जब हम ये बजट को कंपैरिजन करके अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं और इसका बैकग्राउंड प्रिपरेशन सोशियो इकोनॉमिक, उसकी पार्श्वभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड हम अगर ध्यान में लेते हैं तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट का अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो सरकार बहुत से स्कीम पे खर्च करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो बहुत से स्कीम है। अगर आपको टोटल नंबर बताओ तो 116 स्कीम्स है केंद्र सरकार के, और उसके ऊपर खर्च करने का प्रयास करती है और उस पे ऊपर खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन करती है। और वो खर्चा की प्रवृत्ति, वो जो चेंजिंग ट्रेंड है, वो ट्रेंड 1920, 2021 और उसके आगे क्या था वो भी हमें कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। तो सरकार की भूमिका क्या है, सरकार का अप्रोच क्या है, सरकार की पर्सपेक्टिव क्या है, तो सरकार की पर्सपेक्टिव हमें ध्यान में आती है, हमें मालूम होती है, इसलिए वो कंपैरिजन करना पड़ता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार बजट में कैसा महसूल संकलित कर रहे हैं, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स, महसूली उत्पन्न कैसे संकलित कर रहे हैं, कर करेतर, टैक्स नॉन टैक्स, भांडवली प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स कैसे वसूल कर रही है, इसमें लोन का क्या हिस्सा है, बिगर लोन का क्या हिस्सा है, और खर्चे में महसूली खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे खर्च कर रही है, इसमें एग्रीकल्चर क्या है, इसमें उद्योग क्या है, कॉमर्स क्या है, सोशल वेलफेयर क्या है, उसमें क्या खर्च कर रही है, भांडवली खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे खर्च करिए, ये उसमें ध्यान देना पड़ता है। और 2021 का अगर बजट हम अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना चाहता है, तो सिर्फ उस ईयर का, उस वर्ष का प्रोविजंस फिगर्स ध्यान में लेके उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करना बराबर नहीं होता, योग्य नहीं होता। उसके लिए सोशल इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक पार्श्वभूमि ध्यान में लेना चाहिए। वो इकोनॉमिक सर्वे से, आर्थिक सर्वेक्षण से मिलती है। और बजट में 4 इयर्स का फिगर होता है, 4 वर्ष का फिगर्स होता है, उसके साथ भी कंपैरिजन करनी पड़ती है। अगर ये कंपैरिजन करेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि सरकार का पर्सपेक्टिव क्या है, व्यू क्या है, दृष्टिकोण क्या है, बराबर या गलत है, वो ध्यान में आता है। सिर्फ मैं सरकार की योजनाएं कौन सी है ये बजट में अंतर्भुत होने वाली, उसकी जानकारी देने का प्रयास देता हूं, और उसके बाद हम इंटरप्रेट एनालिसिस करके कैसे कंक्लूजन्स, उसका मूल्यमापन, इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, और क्या बजट में होना चाहिए था, क्या नहीं हो गया, क्या समावेश नहीं हो गया, होना चाहिए था, कुछ हो गया है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, उसके ऊपर बाद में आ सकते हैं। सरकार के जो स्कीम्स है उसमें कोर स्कीम्स है, उसमें कोर ऑफ द कोर स्कीम्स है, मेजर सेंट्रल स्कीम्स है, और ये 3 कैटेगरीज सेंट्रल, केंद्र सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के होते हैं। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स बहुत महत्वपूर्ण स्कीम्स, इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, उसमें अम्ब्रेला स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटीज है, उसमें कोर स्कीम्स है, कोर स्कीम्स में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना ऐसे स्कीम है। मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, एग्रीकल्चर मैकेनिज्म बढ़ाने का स्कीम है, पल्सेस का स्कीम है, देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम है, क्रॉप्स का साइंस स्कीम है, ऐसे बहुत से, मैंने बोला 116 116
इतने स्कीम्स है। ये स्कीम्स के लिए हमें इतनी प्रोविजन सरकार ने की है, उसका स्टडी करना चाहिए, उसका स्टडी हमें करना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका करना चाहिए। अगर ये सब ध्यान में लिया, पहले तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, देन एक्चुअल बजट में सरकार एकूण उत्पन्न, टोटल रेवेन्यू, तो एकूण प्राप्तियां कैसे संकलित कर रही है। उसमें भी दो पार्ट है, महसूली प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीव्स कैसे प्राप्त कर रही है, उसमें कर, कौन से कर का योगदान बहुत है, करेक्टर महसूल सोर्सेस कौन से है, उसका उनका योगदान क्या है, ये महसूली प्राप्तियां में हमें मालूम होता है। उसकी बदलती प्रवृत्ति, चेंजिंग ट्रेंड क्या है, वो ट्रेंड हमें मालूम पड़ता है। उससे ये हमें समझ जाता है कि सरकार कर कौन सा अधिक बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अधिक महसूल का योगदान मिलाने के लिए प्रयास करेंगे, और करेक्टर सोर्स में कौन सा सोर्स बहुत योगदान, अधिक योगदान देने के लिए सरकार प्रयास करेंगे, ये हमें मालूम होगा। और खर्च में भी टोटल एक्सपेंडिचर, एकूण खर्चा में महसूली खर्च है, भांडवली खर्च है, और महसूली खर्च उत्पन्न के बराबर भांडवली उत्पन्न, कैपिटल रिसीट्स, भांडवली प्राप्तियां कैसी संकलित सरकार करने का प्रयास है, ये भी हमें मालूम होता है। उसमें कर्ज कौन से, कर्ज का प्रोपोर्शन क्या होगा, कैसे कर्जे सरकार उभा कर रेज करने का, संकलित करने का प्रयास करेगी, और कर्ज के व्यतिरिक्त के सोर्सेस के कौन से स्रोत होंगे, उसकी जानकारी आएगी। उससे ये मालूम होगा कि सरकार का कर्ज का बोझा बढ़ेगा या कम होगा, अगर वो बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, उसका स्पीड क्या है, रेट क्या है, ये मालूम होगा। खर्च हमें बहुत महत्वपूर्ण ठहरता है, महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है, क्योंकि खर्चा का प्रभाव, एक्सपेंडिचर का इफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में बहुत सा होता है। इसलिए खर्च का विश्लेषण, खर्च का अंडरस्टैंडिंग कर लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें टोटल एक्सपेंडिचर कैसा बढ़ रहा है मीन्स प्रीवियस ईयर्स में क्या था, पहले वर्ष में कहा था क्या था, और आगे क्या हो जाएगा, यह हमें समझ के लेना है। टोटल खर्च में महसूली खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उसकी प्रवृत्ति ट्रेंड क्या है, उसके मेजर आइटम्स क्या है सरकार के एकूण खर्च के, एजुकेशन क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, ट्रेड कॉमर्स क्या है, हेल्थ क्या है, हाउसिंग क्या है, वाटर सप्लाई क्या है, ये मालूम करना पड़ेगा। भांडवली कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्च करेगी, कैसा खर्च करेगी, कौन से आइटम पे खर्च करेगी, ये समझ के पाना चाहिए, समझ के लेना चाहिए। ये सब करके बाद सरकार की जो स्कीम्स है, योजना है, कोर ऑफ द कोर और अदर्स, ऐसे 3 कैटेगरीज में उसका क्लासिफिकेशन सरकार करती है। उसमें सरकार की खर्चे की प्रोविजन क्या है, ये सब हमें ध्यान में लेना पड़ता है। ये सब ध्यान में लेने के बाद अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका एनालिसिस कैसा करना चाहिए, और क्या सजेशंस देना चाहिए, क्या सूचना देना चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण घटक है। ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये टोटल एक्सपेंडिचर ध्यान में लिया, टोटल रिसीव ध्यान में लिया, महसूली उत्पन्न ध्यान में लिया, भांडवली उत्पन्न ध्यान में लिया, महसूली खर्च का अध्ययन किया, भांडवली खर्च का अध्ययन किया, ये सब किया। अब इंटरप्रिटेशन कैसा करना चाहिए,
उसका एनालिसिस करना चाहिए, कैसा विश्लेषण करना चाहिए, पृथक्करण कैसा करना चाहिए। वो विश्लेषण करने के वक्त हमें सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ध्यान में लेना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है, ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ पोजीशन क्या है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की पोजीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की क्या पोजीशन है, गरीब पॉवर्टी के क्या पोजीशन है, विषमता इनइक्वालिटी की क्या पोजीशन है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की क्या पोजीशन है, ये हमें इकोनॉमिक सर्वे में से मिलता है। अगर गरीबी बढ़ रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कृषि का योगदान कम हो रहा है, उद्योग का योगदान कम हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ कम हो रही है, तो बजट में सरकार का जो खर्चा है, तो सरकार का खर्चा बहुत बढ़ाना चाहिए, सोशल वेलफेयर पे बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, कृषि के ऊपर का बजट खर्चा बहुत बढ़ाना चाहिए, इंडस्ट्री के ऊपर का, उद्योग के ऊपर का खर्चा बहुत बढ़ाना चाहिए। यह किया है कि नहीं, ये उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर वो इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि सरकार को जो आर्थिक समस्याएं है देश की अर्थव्यवस्था की, वंचित लोगों की, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी लोगों की, वो छुड़ाने के लिए, वो सॉल्व करने के लिए सरकार ने कुछ प्रोविजंस की है, कुछ तरतूद की है, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो खर्च में इंक्रीज हो गई सोशल वेलफेयर में, शेड्यूल कास्ट के बजट में, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर के, उद्योग के ऊपर के, ट्रेड कॉमर्स के ऊपर के, तो या इसका अर्थ ये है, इसका मीनिंग ये है कि सरकार को, गवर्नमेंट को वो जो प्रश्न है, समस्या है, वो छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट सीरियस है, सरकार सीरियस है। अगर वो खर्च की तरतूद कम की है तो इसका मतलब ये है कि सरकार को जो समस्या छुड़ाने के लिए सरकार की अप्रोच नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है, इसका मतलब है। बेरोजगारी बढ़ गई है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रोविजन इंक्रीज करनी चाहिए, गरीबी बढ़ रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है, तो उसके ऊपर प्रोविजन करनी चाहिए। ये हमें कंपैरिजन करने के बाद हमें मालूम होता है और हम निष्कर्ष ये काट सकते, कंक्लूजन ये काट सकते कि गवर्नमेंट, सरकार ये सीरियस नहीं इस देश में के सामाजिक आर्थिक प्रश्न छुड़ाने के लिए, सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए, बेकारी की समस्या, गरीबी की समस्या, विषमता, असमानता, इनइक्वालिटी की समस्या, कृषि विकास की समस्या, ग्रामीण विकास की समस्या छुड़ाने के लिए वो सीरियस नहीं, ऐसा हम निष्कर्ष काट सकते हैं। और अगले बजट में और दुरुस्त या रिविजन्स जब होती है, उस रिविजन्स में हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें करेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर का खर्च बढ़ाना चाहिए, ये स्कीम, ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसे सजेशन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें पब्लिक बजट का, केंद्र सरकार के बजट का समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान में लेना चाहिए, उससे सामाजिक आर्थिक प्रश्न, समस्याएं भारत की, देश की क्या है वो ध्यान में आएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की क्या है ध्यान में आएगा। फिर हम बजट के ऊपर जाएंगे तो सरकार महसूल कैसे संकलित कर रही है, महसूली उत्पन्न, भांडवली उत्पन्न, कर उत्पन्न, करेतर उत्पन्न, कर्जा कैसी वसूल कर रही है, विशेषतः हमें खर्च सरकार कैसे करती है वो हमें बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें महसूली खर्च क्या है, भांडवली खर्च क्या है, इकोनॉमिक सर्विसेज के ऊपर का खर्च क्या है, सोशल सर्विसेज के ऊपर खर्च क्या है, सोशल सेक्टर का खर्च क्या है, एजुकेशन का क्या है, आरोग्य का खर्च क्या है, हाउसिंग का क्या है, रोजगार निर्मित के ऊपर क्या खर्च करे, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसका कंपैरिजन कर दिया तो हमें मालूम पड़ता है कि सरकार का पर्सपेक्टिव, सरकार का दृष्टिकोण सोशल वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, आरोग्य के ऊपर, ग्रामीण के विकास के ऊपर अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर अनुकूल होगा तो अच्छा होगा,
इट शुड बी अप्रिशिएटेड, उसका हमें अभिनंदन करना चाहिए। अगर वो पर्सपेक्टिव नहीं है तो हमें सजेस्ट करना चाहिए, ये दुरुस्ती के लिए सजेस्ट करना चाहिए, और वो दुरुस्ती हमें उसका जो अगला बजट आता है, इस बजट में जो रिवीजन के प्रोसेस से चल रही है, उसमें जो डिस्कशन, उसमें भी जो वोटिंग होते हैं, उस वक्त हम कर सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे एक्टिविस्ट, हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, और इस प्रकार हम पब्लिक बजट का अंडरस्टैंडिंग, समझना, उसका इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना और सूचना करना दुरुस्ती के लिए, ऐसा करके हम देश के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं बजट के माध्यम से, और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर के प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी योगदान दे सकते हैं। ऐसा सार्वजनिक अंदाजपत्रक समझ के लेना, उसका अंडरस्टैंडिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना, विश्लेषण करना और दुरुस्त करने के लिए सूचना देना, और वो दुरुस्त या इनकॉर्पोरेट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस स्टेज से हमें जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।